गुड आफ्टरनून विद्यार्थियों। बीएससी पार्ट थर्ड में आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। फोटोसिंथेसिस हो चुका है, रेस्पिरेशन हो चुका है, प्लांट वाटर रिलेशन हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और अब आगे है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर PGR। तो पादप वृद्धि नियंत्रक हिंदी में कहते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको पता होना चाहिए कि कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ पौधों में अल्प मात्रा में बनते हैं जो वृद्धि को प्रभावी तरीके से कंट्रोल करते हैं, ठीक है। इनको ही हम क्या कहते हैं? ग्रोथ रेगुलेटर कहते हैं। इन्हें हम वृद्धि पादप हार्मोन भी कहते हैं। तो सबसे पहले अगर इसकी परिभाषा देनी चाहें हम, तो कुछ रासायनिक पदार्थ पौधे में अल्प मात्रा में बनते हैं, वह वृद्धि को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करते हैं। PGR कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं? PGR कहलाते हैं। क्लियर? सबसे पहले एक जर्मन वैज्ञानिक जिसका नाम था जे सैक्स, सबसे पहले जर्मन वैज्ञानिक, क्या नाम है? जे सैक्स। इसने 1882 में सबसे पहले प्लांट जो लीफ हैं, पादप पत्तियों में कुछ रासायनिक पदार्थों के संश्लेषण का पता लगाया। ने पादप पत्तियों में कुछ रासायनिक पदार्थों के संश्लेषण का पता लगाया, ठीक है। सीधी सी बात यही है। और उनका नीचे की ओर ट्रांसफर संबंधी सुझाव भी दिया और बताया कि ये पदार्थ नीचे की ओर डाउनवर्ड्स क्या करते हैं? नीचे की ओर ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। नीचे के भागों की ओर ट्रांसफर होते हैं या नीचे की ओर ट्रांसफर होते हैं। ये किसने बताया था? ये जर्मन वैज्ञानिक जे सैक्स ने बताया था 1882 में। हार्मोन शब्द का प्रयोग, जो हार्मोन शब्द है वो किसने प्रयोग किया था? स्टर्लिंग ने किया था। किसने? स्टर्लिंग ने 1902 में किया था। हार्मोन शब्द का प्रयोग स्टर्लिंग ने 1902 में किया था। कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन भी हैं ये। हार्मोन एक ग्रीक शब्द है। हार्मोन क्या है? एक ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है, ठीक है। क्लियर? ये एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ग्रीक वर्ड नहीं है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ठीक है। कौन सा है वो ग्रीक वर्ड? वो है हॉर्मियो। क्या नाम है उसका? हॉर्मियो। उसको हम क्या कहते हैं? हॉर्मियो से लिया गया है। इसका अर्थ क्या होता है हॉर्मियो का? इसका अर्थ होता है टू वर्क ऑन, या फिर हम इसे कहते हैं टू स्टिमुलेट। टू अर्ग ऑन, या फिर इसको हम क्या कहेंगे? टू स्टिमुलेट। क्लियर? इन दोनों का ही हिंदी में अर्थ क्या है? इन दोनों का हिंदी में ही अर्थ होता है क्रियाशीलता को जगाना। क्रियाशीलता जगाना। क्लियर? तो हार्मोन शब्द किसने दिया? स्टर्लिंग ने दिया था। हार्मोन जो है वो एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, तो जिसका अर्थ क्या है? टू अर्गोन या फिर स्टिमुलेट, टू स्टिमुलेट। और हिंदी में अर्थ क्या है इसका? क्रियाशीलता को जगाना या क्रियाशीलता जगाना, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण बातें। ये इंट्रोडक्शन ही चल रहा है एक तरह से, किसका? PGR का।
तो इसमें महत्वपूर्ण क्या था, स्टर्लिंग ने हार्मोन शब्द दिया और इसके अलावा इसका अर्थ। अब आगे चलते हैं, थीमेन क्या कहता है। थीमेन ने प्लांट हार्मोन के लिए फाइटो हार्मोन शब्द का प्रयोग किया था। कब? थीमेन 1948 ने प्लांट हार्मोन के लिए किसका प्रयोग किया? फाइटो हार्मोन शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, तो थीमेन ने पादप हार्मोन के लिए फाइटो हार्मोन शब्द का प्रयोग किया था और इन्होंने एक परिभाषा भी दी थी। इनके अनुसार थीमेन परिभाषा क्या देता है कि इनके अनुसार ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो पादप में नेचुरली बनते हैं और एक भाग में बनने के बाद दूसरे भागों में ट्रांसफर होते हैं और उनकी सूक्ष्म मात्रा वृद्धि को प्रभावित करती है। ठीक है, परिभाषा क्या हो जाएगी? ये कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो पौधे के कौन से भाग में बनते हैं? तो ये बताता है कि ये पौधे में नेचुरली बनते हैं। ठीक है, सीधा ही लिख सकते हैं, जो पौधे में प्राकृतिक रूप से बनते हैं। ठीक है, वह एक भाग में बनने के बाद अन्य भागों में ट्रांसफर होकर पादप की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। ठीक है, प्रभावित करने का मतलब है कम या ज़्यादा, दोनों ही आ जाते हैं इसमें। ठीक है, तो ये परिभाषा क्या दे रहा है कि ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो पौधे में प्राकृतिक रूप से बनते हैं और एक भाग में बनने के बाद अन्य भागों में ट्रांसफर होकर पादप की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। ठीक है, और इनकी सूक्ष्म मात्रा पादप वृद्धि को प्रभावित करती है। ठीक है, ज़्यादा मात्रा जरूरत नहीं होती है इनकी कम मात्रा या अल्प मात्रा ही पादप वृद्धि को कंट्रोल कर सकती है। ठीक है, अब देखिए एक और वैज्ञानिक है फिलिप्स। ये 1971 में क्या कहता है, परिभाषा इसने भी दी है। तो ये कहता है कि ये विशिष्ट कोशिकाओं में बनते हैं और अन्य कोशिकाओं में ट्रांसफर होकर अत्यंत अल्प सांद्रता द्वारा वृद्धि को प्रभावित करते हैं। ठीक है, ये विशिष्ट कोशिकाओं में बनते हैं। ठीक है, और अन्य सेल्स में ट्रांसफर होकर अपनी अल्प सांद्रता से पौधे की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। ठीक है, ये परिभाषा किसने दी थी? ये दी थी फिलिप्स ने। बहुत ही आसान परिभाषाएं हैं दोनों ही। तो थीमेन के अनुसार तो ये कार्बनिक पदार्थ हैं, जो कि कार्बनिक पदार्थ तो फिलिप्स के अनुसार भी हैं, लेकिन थीमेन ये कहता है कि ये पादप के एक भाग में प्राकृतिक रूप से बनते हैं और अन्य भागों में ट्रांसफर होकर पादप वृद्धि को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब भाग की जगह फिलिप्स ने क्या बना दिया? कोशिका बना दी, और ये कहता है कि ये विशिष्ट कोशिकाओं में बनते हैं और अन्य कोशिकाओं में ट्रांसफर होकर अपनी अल्प सांद्रता से पौधे की वृद्धि को कंट्रोल या प्रभावित करते हैं। ठीक है, ये दोनों ही परिभाषाएं इंपॉर्टेंट है, आपको याद करनी है। तो प्राकृतिक रूप से पादपों में संश्लेषित प्लांट हार्मोन को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2 भागों में। कितने भागों में बांट सकते हैं हम? 2 भागों में। ठीक है, प्राकृतिक रूप से निर्मित
पादप हार्मोन को दो भागों में बांट सकते हैं। प्राकृतिक रूप से, ये ध्यान रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, प्राकृतिक रूप से, क्योंकि आर्टिफिशियल भी बनाए जाते हैं, ठीक है। तो प्राकृतिक रूप से पादपों में संश्लेषित पादप हार्मोन को दो भागों में, कितने भागों में बांट सकते हैं हम? दो भागों में बांटा जाता है या बांटा जा सकता है, ठीक है। पहला भाग कौन सा है? ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन। ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन, पहला भाग तो ये है, ठीक है, नंबर 1। और दूसरा भाग कौन सा है? ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है। ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन, इस तरह से ये दो भाग बन गए हैं। क्लियर? तो पहले भाग में कौन कौन से हैं, दूसरे भाग में कौन कौन से हैं, दोनों के बारे में हम देख लेते हैं। पहले भाग में जो आते हैं वो तो आते हैं ऑक्सिन, दूसरा आता है साइटोकाइनिन, ठीक है, तीसरा आता है जिब्रेलिन और चौथा आता है इसके अंदर इथाइलिन। ये तो आते हैं ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन में, ठीक है। इसमें दो आते हैं, पहला तो आता है ABA, जिसे हम कहते हैं एब्सिसिक एसिड, ठीक है। और दूसरा जो आता है वो आता है सम फिनोलिक सब्सटेंस, कुछ फिनोलिक क्या होते हैं? पदार्थ, सम फिनोलिक सब्सटेंस। इस तरह से देखिए पादप हार्मोन को दो भागों में डिवाइड या दो ग्रुप में डिवाइड हम कर सकते हैं। तो पहले ग्रुप में कौन कौन से हैं? ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन है, जिसमें ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन और इथाइलिन, ये चार आते हैं। जबकि दूसरे जो हैं वो है ABA यानी एब्सिसिक एसिड, इसके अलावा सम फिनोलिक सब्सटेंस। इसके अलावा कुछ कृत्रिम और संश्लिष्ट पदार्थों में भी वृद्धि नियंत्रणकारी क्षमता होती है, जिन्हें सिंथेटिक ग्रोथ रेगुलेटर कहते हैं। यानी इनके इतर भी कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जो आर्टिफिशियल तैयार होते हैं, उनको भी हम कह सकते हैं ग्रोथ रेगुलेटर्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे ऑक्सिन के बारे में। नंबर 1 जो है ये वाला ग्रोथ प्रोमोटिंग का, यहां से चलेंगे और यहां पहुंचेंगे। तो देखिए पहला आता है ऑक्सिन, नंबर 1। ऑक्सिन, ठीक है। देखिए ऑक्सिन में पहले हम जानेंगे डिस्कवरी, इसकी डिस्कवरी यानी खोज, इसकी खोज में कौन कौन से वैज्ञानिकों का योगदान है। तो सबसे पहले देखिए 1882 में जे सैक्स ने पौधों में वृद्धिकारी पदार्थों के बारे में बताया था, लेकिन चार्ल्स डार्विन ने प्रत्यक्ष रूप से पौधों के शीर्ष पर वृद्धिकारी पदार्थों की उपस्थिति को प्रमाणित किया था, ठीक है। तो जे सैक्स ने तो क्या कहा? जे सैक्स ने तो पौधों में वृद्धिकारी पदार्थों का संकेत दिया था। जे सैक्स ने 1882 में पौधों में वृद्धिकारी पदार्थों का संकेत दिया, यानी इसने संकेत दिया कि ऐसे पदार्थ हो सकते हैं जो पौधे की वृद्धि को प्रभावित करते हैं, ठीक है। चार्ल्स डार्विन ने प्रत्यक्ष रूप से, चार्ल्स डार्विन, ठीक है, डार्विन ने एक पुस्तक लिखी थी ऑर्गन ऑफ स्पीसीज, बहुत ही महत्वपूर्ण इसकी पुस्तक है, ठीक है। तो चार्ल्स डार्विन ने प्रत्यक्ष रूप से पौधे के शीर्ष भाग पर वृद्धिकारी पदार्थों की उपस्थिति को प्रमाणित किया था। चार्ल्स डार्विन ने प्रत्यक्ष रूप से पौधे के शीर्ष भागों पर
शीर्ष भागों से मतलब है जैसे शीर्ष विभज्योतक है, रूट एपेक्स है, शूट एपेक्स है, ठीक है, या फिर लीफ एपेक्स है। तो पौधे के शीर्ष भागों पर वृद्धिकारी पदार्थों की उपस्थिति प्रमाणित की थी, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे, डार्विन के प्रयोगों के बाद कुछ और वैज्ञानिक है जिन्होंने इस तरह से इसको आगे बढ़ाया। तो वो कौन कौन से वैज्ञानिक हैं? तो पहले आता है नंबर बायसन जैनसन का। कुछ और वैज्ञानिकों ने डार्विन के प्रयोगों को आगे बढ़ाया, ठीक है। तो डार्विन के प्रयोगों को आगे किसने बढ़ाया देख लेते हैं। पहला तो आता है इसके अंदर बायसन जॉनसन का नाम, बायसन जॉनसन, ठीक है। पहला तो आता है ये, दूसरा आता है पाल और तीसरा आता है F.W. वेंट। तो बायसन एंड जॉनसन ने तो 1910 में कार्य किया था, 1910 में, ठीक है। फिर आता है पाल का नंबर, इन्होंने 1919 में इससे संबंधित प्रयोग किए। और इसके बाद F.W. वेंट, इसने 1926 में इससे संबंधित प्रयोग किए थे। और बाद में देखिए लास्ट में 1931 में 1931 में जो कॉल है, कॉल एंड हैगन स्मिथ ने जई के प्रांकुर चोल पर वक्रण प्रेरित करने में समर्थन पदार्थ को बता दिया था। 1931 में कॉल व हैगन स्मिथ ने जई के प्रांकुर चोल में वक्रण को प्रेरित करने वाले पदार्थ की उपस्थिति का पता लगाया, ठीक है। इसने लगाया था पता, ये लगाया था कॉल और हैगन स्मिथ ने, ठीक है। तो देखिए यहां तक हमने पढ़ा है, इसको मैं एक बार फिर से दोबारा से बता देता हूं कि जो कॉल है इसी ने क्या किया था, ऑक्सिन नाम भी दिया था, ठीक है। इन्होंने ही क्या किया, ऑक्सिन नाम भी दिया, इन्होंने ही ऑक्सिन नाम दिया, ठीक है। इन्होंने ही थीमेन के साथ मिलकर ऑक्सिन की रासायनिक संरचना प्रस्तुत की थी। इन दोनों ने और प्लस थीमेन, इन तीनों ने मिलकर ऑक्सिन की रासायनिक संरचना के बारे में भी बताया था, ठीक है। ऑक्सिन का मतलब क्या होता है, टू ग्रो होता है। टू ग्रो का मतलब होता है वृद्धि करना, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने थोड़ा सा देखा है। अब दोबारा से मैं एक बार फिर से बता देता हूँ इन शॉर्ट 2 मिनट में कि जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं वो रासायनिक पदार्थ होते हैं और ये पौधे में अल्प मात्रा में बनते हैं, वृद्धि को प्रभावित तरीके से कंट्रोल करते हैं और ग्रोथ रेगुलेटर कहलाते हैं। जर्मन वैज्ञानिक ने 1982 में जे सैक्स जिसका नाम था, इन्होंने सबसे पहले पादप पत्तियों में कुछ रासायनिक पदार्थों का संश्लेषण और उनका पत्तियों से नीचे की ओर ट्रांसफर संबंधी सुझाव या संकेत दिया था। हार्मोन शब्द का प्रयोग सबसे पहले स्टर्लिंग ने किया था 1902 में। इसके बाद हार्मोन एक ग्रीक शब्द है, ये हार्मियो से लिया गया है जिसका अर्थ होता है टू अर्ग या फिर टू स्टिमुलेट यानी क्रियाशीलता को जगाना। थीमेन ने 1948 में प्लांट हार्मोन के लिए फाइटो हार्मोन शब्द का प्रयोग किया था और परिभाषा दी थी कि ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो कि पादप में नेचुरली यानी कि प्राकृतिक रूप से बनते हैं और एक भाग में बनने के बाद अन्य भागों में ट्रांसफर होकर अपनी सूक्ष्म मात्रा से वृद्धि को प्रभावित करते हैं। यानी कि इनकी अल्प मात्रा, इनकी जो पादपों की वृद्धि है उनकी वृद्धि को प्रभावित करने के लिए इनकी अल्प सांद्रता या अल्प मात्रा ही काफ़ी होती है। फिलिप्स ने ये कहा
कि ये विशिष्ट कोशिकाओं में बनने वाले कार्बनिक पदार्थ हैं जो अन्य कोशिकाओं में ट्रांसफर होकर अत्यंत अल्प सांद्रता द्वारा पौधे की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। तो प्राकृतिक रूप से जो पादपों में हार्मोन बनते हैं, प्राकृतिक रूप से बनने वाले प्लांट हार्मोन को दो ग्रुप में बांटा था हमने। पहले ग्रुप में हमने देखा ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन है। ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन में कौन कौन से आते हैं, जैसे ऑक्सिन होता है। ऑक्सिन क्या करता है, मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूं ताकि जब हम इनकी डिटेल पढ़ें तो आपको याद रहे। ऑक्सिन जो है वो मुख्य रूप से सेल एलोंगेशन को प्रेरित करने वाला हार्मोन होता है। सेल एलोंगेशन का मतलब होता है कि वृद्धि को प्रभावित करने वाला, कोशिकाओं की वृद्धि को प्रभावित करने वाला। इसी तरह से विभाजन को भी ये प्रभावित करता है। कुछ पादपों में ये वृद्धि को कंट्रोल भी करता है। सीड्स प्रभाविता को उत्पन्न करने वाला हार्मोन है। दूसरा जो आता है जिब्रेलिन हार्मोन। जिब्रेलिन हार्मोन भी एक्सटेंशन को प्रभावित करता है, यानी कि जो प्लांट कोशिकाएं हैं, जो उत्तक की कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं में ये एलोंगेशन को प्रेरित करने वाला हार्मोन है जिब्रेलिन हार्मोन। यानी जो कोशिकाएं वामन आकार की हैं उनको उनके आकार को बढ़ाने का काम करता है। इसी तरह से कुछ पादप होते हैं, जैसे चावल के पौधे में एक ड्वार्फिज्म नामक रोग होता है जिससे चावल के पौधे बौने रह जाते हैं। तो उन पौधों में उनकी लंबाई में वृद्धि करने के लिए जिब्रेलिन का छिड़काव किया जाता है, जिससे पौधे की लंबाई उचित रूप से बढ़ जाती है। तीसरा आता है साइटोकाइनिन हार्मोन। साइटोकाइनिन हार्मोन मुख्य रूप से कोशिकीय विभाजन को प्रेरित करता है। चौथा आता है इथाइलिन। ये वृद्धि को प्रभावित करने वाला हार्मोन है। ये भी कोशिका एलोंगेशन, सेल एलोंगेशन को प्रभावित करता है। अंकुरण को मुख्य रूप से जर्मिनेशन जो है उसको ये प्रेरित करने वाला हार्मोन है इथाइलिन। इसके बाद आता है एब्सिसिक एसिड, जो कि आएगा ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन में। एब्सिसिक एसिड वृद्धि को कम करने वाला हार्मोन है, यानी ये कोशिकीय विभाजन पर और सेल एलोंगेशन पर नेगेटिव इफेक्ट डालता है। इसी तरह से सम फिनोलिक पदार्थ जो हैं वो भी इसी तरह से कोशिकीय वृद्धि को या विभाजन को क्या करते हैं, कम करते हैं। इसके अलावा कुछ कृत्रिम व संश्लिष्ट पदार्थ भी होते हैं जिन पे ये क्षमता होती है कि वो नियंत्रणकारी क्षमता इनके अंदर पाई जाती है वृद्धि से संबंधित। तो ऑक्सिन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ऑक्सिन से पहले जे सैक्स ने 1882 में कुछ वृद्धिकारी पदार्थों की उपस्थिति का संकेत दे दिया था, लेकिन उसके बाद चार्ल्स डार्विन ने प्रत्यक्ष रूप से पौधे के शीर्ष भागों पर वृद्धिकारी पदार्थों की उपस्थिति को प्रमाणित किया था। डार्विन के प्रयोगों के बाद बॉयसन, जैनसन ने, इसके अलावा पोल ने, F.W. वेंट ने डार्विन के प्रयोगों को आगे बढ़ाया और जो ऑक्सिन है इससे संबंधित प्रयोग किए और अलग अलग इन्होंने सिद्धांत प्रस्तुत किए, जिनके बारे में हम डिटेल अभी आगे बढ़ेंगे ऑक्सिन में ही। इसके बाद देखिए F.W. वेंट के बाद 1931 में कॉल और हैगन स्मिथ ने जई के प्रांकुर चोल में वक्रण को प्रेरित करने वाले पदार्थ की उपस्थिति का पता लगाया और उसे ऑक्सिन नाम दिया। ऑक्सिन का मतलब होता है टू ग्रो, यानी कि वृद्धि करना। ठीक है, ऑक्सिन एक ग्रीक शब्द से लिया गया है, ऑक्सिन से। इसके बाद देखिए कॉल और थीमेन और हैगन स्मिथ ने ऑक्सिन की रासायनिक संरचना के बारे में बताया था। तो ऑक्सिन की परिभाषा हम कैसे दे सकते हैं कि वे कार्बनिक पदार्थ जो 0.01 मोलर सांद्रता से भी कम सांद्रता पर परों की दीर्घन को प्रेरित करने वाले पदार्थ होते हैं। तो इस तरह से ये सारे जो रासायनिक पदार्थ हैं जो ग्रोथ प्रोमोटिंग में भी आते हैं, ग्रोथ इनहिबिटिंग में भी आते हैं। तो प्रोमोटिंग वाले तो वृद्धि को बढ़ाते हैं, इनहिबिटिंग वाले क्या करते हैं, कंट्रोल यानी कि कम करते हैं। ठीक है, तो बाकी का हम पढ़ेंगे कल।